बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं मज़ीद 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ 10 kg ब्लॉक एंड अ 5 kg ब्लॉक आर पुश्ड विद द सेम फोर्स, हाउ डू देयर एक्सेलरेशन कंपेयर। यानी कि दो बॉक्सेज हैं, एक का मैस है 10 kg, एक का मैस है 5 kg। उन पे एक जैसी फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, उसको कहीं खींच के लेके जा रहे हो, एक जैसी फोर्स लगा रहे हो, तो उनकी एक्सेलरेशंस कैसी होंगी, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है। पहले हम जनरल थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो है F इज इक्वल्स टू ma। अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, देखें अगर कोई हल्की सी चीज़ है उसको आपने फोर्स लगानी है तो कितनी ज़्यादा वो एक्सेलरेट हो जाएगी थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद। लेकिन अगर कोई बड़ी सी भारी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बड़ा सा कोई पत्थर है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, वो थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो ये जनरल एग्जांपल से भी आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। नहीं तो F इज इक्वल्स टू ma लिखें, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, F बाई m इज इक्वल्स टू a। तो आप ये देख लें, ये एक्सेलरेशन और मैस क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या वैसे जनरल भी कर सकते हैं। तो अगर जो ब्लॉक है उसका मैस है 10 kg, तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5 kg वाले ब्लॉक के, ठीक है। तो जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मैस कम है एज़ कम्पेयर टू 10 kg वाले ब्लॉक के। अब मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो क्या होगा, m1 एंड m2 आप लेट कर लें, ये दो मैसेज हैं, m1 कह दें 10 kg है और m2 कह दें 5 kg है, ठीक है। उसके बाद आप F इज इक्वल्स टू ma को यूज़ करेंगे 10 kg के लिए भी, 5 kg के लिए भी। 10 kg के लिए क्या करेंगे, m1, यानी कि उसका मैस क्या है 10 kg वाले का, m1 हमने कहा था, और a1 जो है उस बॉक्स की एक्सेलरेशन है 10 kg वाले की, और m2 जो है वो 5 kg वाले बॉक्स का मैस है, और a2 जो है वो क्या है, 5 kg वाले बॉक्स की एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को 1 1 कह देंगे, एक को 2 2 कह देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों f के बराबर है ना, दोनों f के बराबर हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड को उठा के रख दें, m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2। दोनों की राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली। अब जो जो पता है उसको पुट कर लें, m1 पता है ना 10 kg है, तो m1 की जगह 10 kg पुट कर लें। a1 हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखें। इसी तरह यहाँ पे m2 में 5 kg पुट कर दें, हमें पता है। a2 नहीं पता, उसको ऐसे ही रख दें। अब यहाँ से कोई एक आप वैल्यू निकालें, चाहे तो a1 निकाल लें, चाहे तो a2 निकाल लें। मैंने a2 की वैल्यू निकाली हुई है, उसके लिए क्या करेंगे, 5 kg यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे फिर कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, kg और kg कट गए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a1 इज इक्वल्स टू a2। आप देखें, 2a1 मिलके एक a2 बना रही हैं, 2a1 मिलके एक a2 बना रही हैं, तो कौन सी ज़्यादा बड़ी है, जाहिर सी बात है a2 ज़्यादा बड़ी है ना। तो आप लिखें एक्सेलरेशन ऑफ मैस 2 इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ मैस 1। यहाँ पे यही बात मैंने लिख दी है, एक्सेलरेशन ऑफ मैस 2 इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ मैस 1। यही तो हमें कहा गया था कि इनके एक्सेलरेशंस को आप कंपेयर करें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि दो कार्स हैं, ठीक है, एक का मैस कम है, एक का ज़्यादा है, तो जिसका मैस ज़्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम क्यों होती है। दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी का इंजन लगा हुआ है, इंजन पावर जो है दोनों की सेम है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे भी दोबारा से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें, पिछले क्वेश्चन वाला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि मैस और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, और मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी हम F इज इक्वल्स टू ma का ही सहारा लेंगे, ठीक है। यहाँ से a निकाल लें आप। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा आप मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जवाब में जो है असर होगा, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई और इक्वेशन उठा के आप लिखते रहो कि देखने में अच्छी लग रही हैं तो ये लिख देता हूँ, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं करना। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है।
इसलिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा वो स्लोली एक्सेलरेट करेगा, जैसे ये वाली कार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास इंक्रीज कर दिया गया तो कितनी फोर्स उस पर अब हम लगाएं कि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अब हमने इंक्रीज कर दिया है, तो अब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखने के लिए कितनी फोर्स हमें अप्लाई करना होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि मास इंक्रीज अगर हम करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो फिर कम हो जाएगी। तो अब हमें जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे, जैसे पहले था वैसे ही रहे। तो इसको अब हम प्रॉपर किस तरह से लिखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास हम इंक्रीज कर देते हैं और हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहे, जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही रहे, तो हमें फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जो कि है F = ma, अगर फोर्स इंक्रीज करें तो मास भी इंक्रीज होगा। फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हम सेम एक्सेलरेशन को मेंटेन रख सकें या एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख सकें, जैसे मास इंक्रीज करने से पहले थी। ठीक है, इसी बात को मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि एक बंदा है जो कि साइकिल चला रहा है। ठीक है, ये साइकिल बना लेते हैं हम, ये है साइकिल। ठीक है, इस तरह से इसका हैंडल हो गया, ये इसकी हमारे पास सीट हो गई, और यहाँ पे वो बंदा बैठ के क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो पहले वो साइकिल चला रहा है 10 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी के साथ, वो समझे जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एक और बंदा पीछे बिठा दिया। ठीक है, एक और बंदा उसके पीछे साइकिल पे बिठा दिया, तो अब देखें उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, एक और बंदा ऐड हो गया, एक तो साइकिल स्लो हो जाएगी। अगर वो अपनी पुरानी वेलोसिटी मेंटेन रखना चाह रहा है तो उसको अब साइकिल ज़्यादा जोर लगा के चलानी पड़ेगी ताकि वो उतनी वेलोसिटी को मेंटेन रख सके, क्योंकि अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। तो इस बंदे को अब मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी है ताकि वो अपनी पुरानी वाली वेलोसिटी को मेंटेन रख सके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन यू पुश अ वॉल डज द वॉल पुश यू बैक विद द सेम फोर्स, कि जब आप वॉल को पुश करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो क्या वो वॉल भी आपके ऊपर वापस से फोर्स लगाती है, सेम फोर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो? तो यस, वॉल भी वापस से आपके ऊपर उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाती है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था वैसे, कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक वॉल है फॉर एग्जांपल, एक बंदा खड़ा होके इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अपने दोनों हाथों से, तो ये वॉल भी वापस से इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अगर ये बंदा 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वॉल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगी अपने इस बंदे के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देना है और उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि व्हाई डज अ गन रिकॉइल व्हेन बुलेट इज फायर्ड, कि अगर आपने कभी गन चलाई हो तो जब आप फायर करते हो तो वापस से गन एक रिकॉइल करती है, आपके शोल्डर पे झटका लगाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो आंसर देना है आपने वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, किसी भी इवेंट से पहले का मोमेंटम और इवेंट के बाद का मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है। तो जब भी बुलेट जो है वो फायर होती है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन रिकॉइल करती है। एक नेचुरल फिनोमेना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बुलेट आगे जा रही है तो गन वापस रिकॉइल होगी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ तक आपका थ्योरी वाला आंसर हो गया, लेकिन अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर को 4 चांद लगाने के लिए आपने मैथमेटिकल वर्क भी करना है। मैथमेटिकल वर्क अच्छा लगता है देखने वाले को भी। ठीक है, तो जब तक बुलेट फायर नहीं हुई, गन और बुलेट दोनों क्या हैं, रेस्ट में हैं।
रेस्ट में है तो कोई वेलोसिटी नहीं है, मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है ना। तो इनिशियल मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एम वी, इसमें वी ज़ीरो हो गया तो क्या हो गया, पूरे का पूरा ज़ीरो हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक बात, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें डिफाइन कर देनी है कि आप क्या लेने लगे हो। आप M1 M2 भी ले सकते हो, मैंने स्मॉल m और कैपिटल M ले लिए। स्मॉल m जो है वो क्या है, मास है बुलेट का, ठीक है, और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है बुलेट की, और जो कैपिटल M है वो मास है गन का। इस सिस्टम में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है ना, एक गन और एक बुलेट। और जो कैपिटल V है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन है, यानी कि वेलोसिटी ये जो गन रिकॉइल हो रही है पीछे की तरफ आ रही है। रिकॉइल का मतलब ये होता है जो आपके शोल्डर पे वापस से झटका लगता है ना पीछे की तरफ जब गन फायर होती है, उसको कहते हैं रिकॉइल। तो आप ये लिखोगे टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो आपको पता है ज़ीरो है, फाइनल मोमेंटम में आप क्या करोगे, दोनों को सम कर दो, स्मॉल mv और कैपिटल mv को, यानी कि बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस mv इक्वल्स टू mv, इस mv को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करो कि कैपिटल V निकाल लो। कैपिटल V निकालने के लिए m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अब निकला है ये वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि रिकॉइल। अब यहाँ पे एक बात और छोटी सी समझने वाली है, देखें कैपिटल M यानी कि मास ऑफ गन जो है वो मास ऑफ बुलेट से ज़्यादा है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो गन का मास है वो बुलेट के मास से ज़्यादा है, गन ज़्यादा भारी होती है बुलेट से, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी गन की रिकॉइल की, यानी कि गन जो रिकॉइल कर रही है पीछे की तरफ, वो बहुत स्मॉल होगा। बुलेट देखें ना, बुलेट छोटी सी है तो कितनी स्पीड से वेलोसिटी से आगे जा रही है, लेकिन गन जो है उसका मास ज़्यादा है, उसने क्या करना है, उसका काम क्या है रिकॉइल का, सिर्फ उसने कंजर्व रखना है ना मोमेंटम को। तो वो थोड़ी सी भी पीछे रिकॉइल करेगी तो मोमेंटम बस कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करें ना, एक में जैसे कोई बच्चा होता है, एक में बहुत ज़्यादा अच्छी खूबियाँ होती हैं, थोड़ी सी खामी होती हैं। तो बुलेट का यही चक्कर है कि उसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गन है इसका मास बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो बहुत थोड़ी सी आएगी। और जो नेगेटिव साइन है आपने बताना है वो ये शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है ये क्या शो कर रहा है कि जो बुलेट की वेलोसिटी है और जो गन का रिकॉइल है, यानी कि जो गन की वेलोसिटी है, उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए ना, बुलेट इस तरफ जा रही है और गन किस तरफ झटका ले रही है, शोल्डर पे पीछे की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो इस तरह से कंजर्व रहता है। तो यहाँ तक भी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन अगर आप मैथमेटिकल वर्क करके अपने सॉल्यूशन को सपोर्ट करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से चीज़ को समझा हुआ, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में ये आंसर जो है वो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे जो पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और पहले पेपर में अक्सर ये आ भी चुके हैं, ठीक है। और जो टेस्ट हो रहे हैं आपके उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, टीचर्स ने डिफरेंट स्कूल में ये क्वेश्चन पेपर्स में, ये जो आपके असेसमेंट्स होती हैं या वैसे जो स्कूल में टेस्ट होते हैं वीकली टेस्ट, उनमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझ लें इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।